मैं थोड़ा सा स्पीड में ओके जाऊंगी। मैम। हाँ, ये रिवीजन करवाऊंगी। 2021 का पेपर है ऑनर्स का, बीबी ऑनर्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ओबी। मेरा स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम, दिख रहा है। सुनाई भी दे रहा है? हाँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन पेपर से इसलिए बोल रही हूँ रिवीजन करो, बिकॉज क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरीके का, इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। एक टॉपिक को समझना और आंसर लिखने में दोनों में अंतर है। फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस फंक्शंस ऑफ थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने ये तो पढ़ा है कि थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, हमें पता है देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल, ये हमें पता है। एग्जाम में जब आंसर लिखोगी तीनों लेवल को एक डायग्राम बना के, पिरामिड जैसा एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना, कोशिश करनी, मैंने कोशिश हमेशा करना पिरामिड ऐसे, मैंने सिंस ये जैसे ये वाला है, मतलब और ऊपर में टॉप लेवल, बीच में मिडिल लेवल और नीचे में फर्स्ट लोअर लेवल या लेवल लोअर का। लेवल, यस। तो हाँ। वो एक्सप्लेन करना, तो इससे क्या है, जस्ट थोड़ा सा मार्क्स अच्छा मिलता है और कोई बात नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन इसको अच्छे से करना, मैंने तो जस्ट ऐसे दे दिया है, इसको अच्छे से सजा के करना। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या है? टॉप लेवल क्या होता है? टॉप लेवल मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करें, टॉप लेवल का काम क्या होता है? स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज एंड प्रोसीडियर्स को बनाना। फाइन। द लॉन्ग फ्रेम, जो लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो डिसीजन मेकिंग है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हैं, कम्युनिकेशन विथ वेरियस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। देखो, इंटरनल स्टेक होल्डर से तो हम लोग मिड लेवल मैनेजमेंट भी कम्युनिकेट करते हैं, बट जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं कंपनी के संग उनका जो मेनली जो कम्युनिकेशन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के संग होता है। लीडरशिप, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। फाइन। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस फंक्शंस ऑफ थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन क्या है? थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। तो देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को फर्स्ट लेवल भी बोलते हैं। मिड लेवल का काम क्या होता है? यहाँ पे टॉप लेवल जो पॉलिसीज बनाती है, मिड लेवल उसको इम्प्लीमेंट करवाती है या करती हैं। फाइन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, डिपार्टमेंटल ओवरसाइट, सारे डिपार्टमेंट्स को चेक करना, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन अप एंड डाउन। मिड लेवल का काम क्या होता है? वो बीच वाले हैं, बीच में, जैसा एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब उनका काम क्या है? वो सीईओ से भी कोऑर्डिनेट करते हैं और जो जूनियर लेवल पे उनसे भी कोऑर्डिनेट करते हैं। फाइन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिड लेवल का ये डेली बेसिस पे काम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल। लोअर लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है, जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? डे टू डे सुपरविजन करना, ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना। क्योंकि मेरे अंदर, मैं फर्स्ट लेवल अगर मैनेजर हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स होंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, डेली उनको टास्क सुपरवाइज करना, डेली उनको टास्क देना, ये सारे हमारे टॉप लेवल, ये लोअर लेवल का काम है। टॉप लेवल, एक ओवरव्यू देख लो। टॉप लेवल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल डायरेक्शन। मिड लेवल मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द टॉप लेवल स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शनेबल प्लान, ओवरसीज डिपार्टमेंट एंड इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। मिड लेवल का काम ना बड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि उनको ऊपर से भी कोऑर्डिनेट करना है, नीचे से भी करना है, वो बीच में होते हैं एंड दे नीड टू गेट द वर्क डन। मिड लेवल वाले काम खुद नहीं करते हैं, मिड लेवल वाले टॉप लेवल से कोऑर्डिनेट करके जूनियर लेवल से काम करवाएंगे अपने लोअर लेवल से। और लोअर लेवल क्योंकि फर्स्ट लेवल है, अल्टीमेट जितने भी काम बनने हैं, जितने भी प्रोसेस बनने हैं, पॉलिसीज बननी है, अल्टीमेट इट विल गो इन द हैंड्स ऑफ द लोअर लेवल, और आई कैन ऑल्सो से इट एज फर्स्ट लेवल। हमेशा हम लोग लोअर लेवल नहीं बोलते इसको, हम लोग लोअर लेवल या इसको फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल है। फाइन। सो दिस थ्री लेवल्स वर्क कोलैबोरेटली, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं भाई स्ट्रैटेजिक लेवल पे हूँ तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं उससे काम नहीं होगा, कोलैबोरेट करके ही काम होगा। तीनों डिपार्टमेंट्स, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे नीड टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल अप्रोच। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, बट क्लासिकल अप्रोच में अब क्या क्या था? एक प्री क्लासिकल अप्रोच था,
प्री क्लासिकल में हम नहीं जा रहे। इसके बाद जो क्लासिकल अप्रोच था जिसमें हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये दो आ जाता है हमारा क्लासिकल अप्रोच में। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या चीज़ पे एम्फोसिस था? एम्फोसिस ऑन एफिशिएंसी, टाइम एंड मोशन स्टडीज एंड टास्क स्पेशलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बताता है? कोई भी काम को करने का एक सही तरीका होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अ प्रोसेस। टास्क स्पेशलाइजेशन, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक स्टडीज दी है, टाइम एंड मोशन स्टडीज, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जहाँ पे हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैक्स वेबर ने ये कॉन्सेप्ट दिया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हाईली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में जो हेनरी फेयोल है, हेनरी फेयोल के बाद मैक्स वेबर का बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑर्डर था उनका, बिल्कुल रैशनल डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल प्रोसेस, एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर, फॉर्मल। मतलब ये जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था ना, इनका कॉन्सेप्ट था कि ब्यूरोक्रेसी मीन्स एन एपिटोम ऑफ एफिशिएंसी। हर काम बिल्कुल एफिशिएंटली होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर में सॉरी फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, और सारा मोटिव जो है ना इकोनॉमिक मोटिव। तो देर आर सर्टन क्रिटिक, इसका कुछ क्रिटिक भी है क्लासिकल अप्रोच का, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ रैशनल मानते हैं कि सही चीज़ एकदम सही चीज़ होनी चाहिए, रैशनल, जो चीज़ सही है वही होनी चाहिए। बट रैशनलिटी हर जगह पर नहीं चलता है, क्योंकि हर वक्त इंडिविजुअल जो है ना वो रैशनल काम नहीं करता है। भाई मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम करूँगी, ये रैशनल ही है कि चलो भाई इसको ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा काम कर रहा है। बट हर इंडिविजुअल ऐसे नहीं सोचेगा, या नॉर्मली इंडिविजुअल ऐसे नहीं सोचेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, वो रेस्ट के बारे में सोचेगा, वो अपने सोशल लाइफ। अगर ऐसा होता कि हर कोई सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव पे ध्यान देते तो घूमना फिरना, सोशल लाइफ, इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। तो हर कोई रैशनली, एवरी टाइम पीपल आर नॉट वर्किंग रैशनली। फाइन। तो यहाँ पर जो क्रिटिक है क्लासिकल अप्रोच में, वो क्रिटिक ये बताते हैं कि अजम्पशन ऑफ रैशनलिटी, हर चीज़ रैशनल नहीं हो सकती। सॉरी। नेक्स्ट इज लिमिटेड कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर को यहाँ पे ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफन व्यूड एज प्रेडिक्टेबल एंड इज गिवन लिमिटेड कंसिडरेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर ये जो जितना एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उनका फोकस क्या है? उनका पूरा फोकस है सिस्टम के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, कि काम को करने का ये सही तरीका है, काम ऐसे ही होना चाहिए। राइट। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट, दे कंसिडर्ड ह्यूमन ओनली एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जैसे अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्ट करते हैं वैसे ह्यूमन भी एक्ट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस कर रहा है। राइट। जैसे पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम, जितने भी चीज़ अगर बोलो क्लासिकल अप्रोच में है, तो उन लोग मान के चल रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल, जो कि सही बोला जाए अगर प्रैक्टिकली, ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक इन नेचर, सो इट कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ टर्न्स, एनी पीपल कैन थिंक डिफरेंटली। हर लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, वो एक जैसा नहीं हो सकता। राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वर्क ऑफ टेलर एंड फेयोल आर कॉम्प्लीमेंट्री, डिस्कस। अब नॉर्मल सी बात है, टेलर एंड फेयोल दोनों ही तो क्लासिकल अप्रोच में ही आ जाते हैं। ये बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, इसको डिस्कस करना है। फाइन। मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। अभी हमने टेलर एंड फेयोल के बारे में ही बात की, इसको जब डिस्कस करना है तो कैसे लिखोगे, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। पहले टेलर के बारे में, टेलर का क्या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं, और फेयोल का क्या कॉन्सेप्ट है। जब भी मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे तो पहले आपको उनके बारे में डिस्कस करना होगा कि टेलर ने क्या बताया मैनेजमेंट के बारे में और फेयोल ने क्या बताया, दोनों के बारे में आपको डिस्कशन करनी होगी। द वर्क ऑफ Frederick Taylor and Henry Fayol, two pioneers of classical management theory, is often considered complementary because they addresses different aspects of organizational management
एंड ऑफर इंसाइट दैट कैन बी इंटीग्रेटेड फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। अब देखो ये दो ना मैंने क्या बोलते हैं, दोनों ही काफ़ी एमिनेंट एक्सपर्ट है अपने मैनेजमेंट में। अब दोनों के काम को कॉम्प्लीमेंट्री बोला जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट करते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेल टेलर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फेयोल विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। द थ्योरी शेयर कॉमन ग्राउंड एंड कैन बी सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री इन सेवरल वे। अब उनको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं कि टेलर और फेयोल, अभी हमने पढ़ा ना, ऊपर में ही हमने देखा क्लासिकल मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल अप्रोच बताए, तो ये टेलर का हो गया तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, फेयोल का हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है दोनों ही काम को एफिशिएंट करने की कोशिश करें। प्रीति समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, दोनों ही एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। टेलर भी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रपोज किए, उन्होंने क्या बताया, हर एक काम को करने का एक सही तरीका होता है, राइट? साइंस, देयर मस्ट बी अ साइंस टू डू समथिंग। तो वह साइंटिफिक तरीका क्या करता है, आपके काम को स्पेशलाइज करता है। तो टेलर एम्फसाइज एफिशिएंसी थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क प्रोसेस, टाइम एंड मोशन स्टडीज एंड द सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट एफिशिएंट वेज टू परफॉर्म अ टास्क। तो टेलर ने क्या बताया, जो ऑपरेशनल वे, हमारी जो फैक्ट्री चल रही है या प्रोसेस कुछ भी काम चल रहा है, उसको किस तरीके से हम एकदम पूरे प्रोसेस को अच्छे से काम में लगाएं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीका। अब फेयोल ने क्या बताया, फेयोल ने भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझाया, मैनेजमेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। अब देखो दोनों अगर चलेगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। फैक्ट्री लेवल पे काम अच्छा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चल रहा है तो फैक्ट्री लेवल पे ये ऑपरेशनल भी अच्छा चलेगा, राइट? फेयोल ने क्या किया, स्ट्रेस एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। दोनों का फोकस एफिशिएंसी पर ही है। टेलर भी एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा है, फेयोल भी एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा है। दोनों का मतलब थोड़ा अलग है। टेलर का जो फोकस है ना, अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, यहाँ पर तो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं बताया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एकदम फर्स्ट लेवल पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फर्स्ट लेवल पे है, ऑपरेशनल लेवल पे ज़्यादा वो काम आता है। और फेयोल जो है वो थोड़ा मिडिल लेवल पे चला गया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आ गया। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिवीजन ऑफ लेबर। अब टेलर ने भी एडवोकेट किया साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि वो साइंटिफिकली काम को कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर इज इम्पॉर्टेंट। फेयोल ने भी बताया 14 प्रिंसिपल्स में डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड। टेलर ने भी फोकस किया कि क्लियर डिलिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलर भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो सभी चीज़ों को, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी चीज़ों को अलग कर दिए प्रॉपरली। फेयोल ने तो उसको प्रॉपर बताया ही है स्केलर चेन के बारे में, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, उन्होंने तो 14 प्रिंसिपल्स दिया ही है। तो देखो दोनों का काम कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना? सिस्टमेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। टेलर डेवलप्ड अ systematic scientific approach to management by studying work processes and implementing standardized method. Fayol provided a systematic framework for management principles. देखो दोनों का ही अप्रोच, देखो काम को एक सही तरीके से लाने का है, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। दोनों का प्रोसेस तो लगभग सेम ही है। दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, बस दोनों का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो अलग हो जा रहा है थोड़ा। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस कर रहा है ऑन योर ऑपरेशनल लेवल, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कर रहा है। पर दोनों, हाँ, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने सीनियर लेवल पे या मिडिल लेवल पे नहीं यूज़ कर सकते, यूज़ हम सभी को सब जगह कर सकते हैं। फाइन, तो ये दोनों को बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है बिल्कुल। गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब ये तो है ही। टेलर ने भी फाइनेंशियल इंसेंटिव का बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट ने उन्होंने बताया था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। इसको मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का अलग से मैं एक क्लास लूँगी जहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है, तो गेट इनटू मोर डिटेल्स ऑफ इट। अभी तक तुमको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, बट एक रिविजन कराऊंगी। फेयोल ने भी फाइनेंशियल सक्सेस एंड इसके ऊपर बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
emphasis on rational decision making. टेलर इम्फोसाइज, अब टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरा पूरी रैशनल प्रोसेस है, वो बिल्कुल ऑप्टिमल रिजल्ट्स के ऊपर फोकस है, वो बिल्कुल इधर उधर कुछ सोचते नहीं, उनका मोटिव इकोनॉमिक मोटिव, ही थिंक ओनली इकोनॉमिकली, फाइन. फेयोल एडवोकेटेड फॉर अ रैशनल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग. तो देखो टेलर ने भले ही एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस किया जहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और फेयोल ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दी वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, बट दोनों का काम कॉम्प्लीमेंट्री है. दोनों ही थ्योरी का मेन फोकस है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो, एफिशिएंसी डिराइव हो और वहाँ पे रैशनैलिटी आए ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. अच्छा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एमबीओ, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एमबीओ. नेक्स्ट क्वेश्चन एमबीओ का ही, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एमबीओ, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एमबीओ. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ना, ये कब आया? पहले ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था एमबीओ प्रोसेस. लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा काम अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा, सपोज मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ, या मैं इधर पे कुछ एक छोटा सा मैं कुछ काम कर रही हूँ, समझ ले, चलो मैं इधर लेती हूँ कि मैं इधर पे हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, ये एक एम्प्लॉय है, ये भी एक एम्प्लॉय, राइट, वी आर वर्किंग हियर, हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ काम कर रहे हैं, फाइन. अब हमें नहीं पता कि हमारा जो काम है वो अल्टीमेटली यहाँ पर जाके क्या वो मतलब हेल्प करेगा, या किस तरीके से हमें वो क्या बोलते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने वाला है, ये हमें नहीं पता. हमें इसके बारे में कुछ समझ भी नहीं है कि अल्टीमेटली हमारा जो काम है वो यहाँ पर जाके क्या हेल्प करने वाला है, हमें ये सब कुछ नहीं पता. मुझे बस पता है मुझे अपना काम करना है और मैं डेली अपने काम को कर रही हूँ बस, और उससे ज़्यादा हमको कुछ पता नहीं. ये जो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे ऊपर टारगेट है. मैं यहाँ पे कहीं पे कुछ काम कर रही हूँ, मैं अपना काम डेली यहाँ से ए टू बी, मेरा प्रोसेस है ए टू बी, ए टू बी, तुम्हारा प्रोसेस है बी टू सी, बी टू सी, किसी और का है सी टू डी. तो इस तरीके से सभी अपना अपना प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, किसी को ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, सबको सिर्फ अपना काम पता है. इससे क्या होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती थी. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आया. एमबीओ का कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस. एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है. डेफिनेटली जहाँ पर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ बैठते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, तुम बोल रही हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ मैं ये ऑब्जेक्टिव्स कर सकती हूँ, फाइन. तब वो ऑब्जेक्टिव्स पे हम आगे बढ़ेंगे. रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सारी चीज़ें डिसाइड होती है, एंड देन आई वेंट ऑन विथ इट, राइट. फिर हम उस काम के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट. तो एमबीओ प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट होता है. स्टार्ट ऑफ एमबीओ प्रोसेस कैसे होता है, देखो क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन. प्रोसेस कैसे होता है, एमबीओ का प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है. स्टार्ट ऑफ द एमबीओ प्रोसेस, स्टार्ट विथ सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स है. मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है 2 करोड़ का टारगेट, वो 2 करोड़ रुपया का वो टारगेट ले रहे, 2 करोड़ का वो सेल करेंगे या वट एवर. कैस्केड ऑब्जेक्टिव्स टू एम्प्लॉयज़, अब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर रहे हैं कि भाई तुम 50 लाख का, तुम 50 लाख का, तुम 25 लाख का, इस तरीके से वो डिवाइड कर रहे हैं. एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंट्स को, पहले डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है, डिपार्टमेंट से फिर एम्प्लॉयज़ के पास आती है. अब उसको मॉनिटर किया जाएगा प्रॉपरली, भाई जो काम दिया गया है objectives, whether it is working well, people are working towards it or not. Evaluate performance. On that basis performance evaluation has to be done. Evaluation के बाद reward मिलेगा, reward performance, जो performance हुई है उसको reward करना, fine. And accordingly again set organizational objective. तो ये सर्कल होता रहेगा. ये जो कैस्केड ऑब्जेक्टिव्स टू एम्प्लॉयज़ है ना, ये काफ़ी ब्रॉडर, ये भी यहाँ पर भी सब स्टेप्स है कुछ. जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है, अब ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड होता है इनटू डिपार्टमेंट्स. अब डिपार्टमेंट से फिर वो जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर. ये जो प्रोसेस है इस बीच में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है,
they sit together and collaborate, cooperate, and then they decide on the objectives to work upon. Fine. डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है डिपार्टमेंट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एंड इट शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रेलिवेंट इन टाइम बाउंड. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, फीडबैक एंड कोचिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये समझ में आ चुका है तुमको. बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ क्या है? अभी तक एमबीओ का बेनिफिट्स क्या समझ में आया? मैम इसका बेनिफिट तो ये हो गया ना कि कोई भी अगर परफॉर्मेंस करना है या कुछ भी काम करना है तो मैनेजमेंट और मतलब एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सब जो है वो क्लियर रहता है, सबको पता है कि उनका क्या काम है. इस वजह से उन लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है. हाँ, क्योंकि अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. पहले तो हमें पता नहीं होती थी, तो यहाँ पे गोल क्लैरिटी आ जाती है कि मेरा जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में कहाँ हेल्प करने वाला है. पहले तो मुझे ये नहीं पता था ना, पहले तो मैं जस्ट अपने काम को किए जा रहा हूँ. मेरा प्रोसेस ए टू बी, तो मैं ए टू बी ही कर रहा हूँ, उसके आगे तो मुझे पता ही नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ओवरऑल कहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाला है. ठीक है, चलो, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने लगते हैं ना एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है. अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर गोल पे कहाँ पे वो रीच कर रहा है. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है. कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होती है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, एंड अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है. बट येस, देयर आर सर्टन लिमिटेशन ऑफ एमबीओ एज वेल, क्योंकि यहाँ पे गोल सेटिंग पे काफ़ी ओवर एम्फेसिस होता है, विच इज़ डिपेंडेंट. हमारा जो गोल हम सेट करें, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर. कभी कभी हम गोल सेट करते हैं काफ़ी डिटेल्ड में जाकर, पेपर वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. और जैसे अब कोरोना ही आ गया, तो कोरोना वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, तो उससे क्या हुआ, हमारा गोल का तो धज्जे उड़ गई ना इधर उधर, तो ओवर एम्फेसिस हो जाती है गोल सेटिंग पे. कभी कभी हमें गोल सेटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड जाना पड़ता है कि ट्रेंड कैसा है, अकॉर्डिंगली वील सेट अवर गोल, राइट. तो ये थोड़ा डिपेंडेंसी जा जाती है, रिजिडिटी हो जाती है, राइट. नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कौन है? हेनरी फ्योल. इनके बारे में तुम जानती हो. हेनरी फ्योल इज ऑफन रेफर्ड टू एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. A French mining engineer and management theorist, Fayol developed a comprehensive framework of management principles that laid the foundation for modern management practices. His work significantly influenced the field of management and remains relevant today. हेनरी फ्योल के बारे में हमें सबको पता है कि ये इनको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का जो है पूरा लीडर मानते थे. ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, राइट. प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स है, याद होगा तुमको. Division of labor, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, aspirate day corps. यहाँ से क्वेश्चन भी आया ना, what do you mean by aspirate day corps? Promote team spirit and unity among employees for better organizational performance. और वी कैन से इन सिंपल टर्म, एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है सेंस ऑफ यूनियन. मैं लिख दे रही हूँ यहाँ, सेंस ऑफ यूनियन. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुमको पता है, जस्ट रिविजन चल रहा है ये. अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट फेज जो है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन. फाइन. अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? कोई काम मैं तुमको डेलीगेट कर रही हूँ, कुछ काम दे रही हूँ, या मैं कुछ काम को डिवाइड कर रही हूँ, वो होता है डेलीगेशन. अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब हम डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं. एक होता है सेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज मतलब, हाँ कृति में था क्लास में, सेंट्रलाइज मतलब क्या हो गया कि सारा डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास है, राइट. और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ? मैं डिसीजन मेकिंग पावर को डिसेंट्रलाइज दूसरों को दे रही हूँ. तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन लगता तो बिल्कुल एक ही जैसा है, पर दोनों का डिफरेंस को तो आपको लिखना पड़ेगा. डेलीगेशन इन्वॉल्व्स असाइनिंग
specific task and authority from a superior to a subordinate. देखो अच्छे से इसको समझो, समझ आ रहा है? डेलीगेशन मतलब मैं अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर रही हूँ, और डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स. तो ये जो सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है. पर ये जो डेलीगेशन है ये मैं अपने जूनियर को कर रही हूँ या मेरा सीनियर मुझे दे रहा है, वो हुआ डेलीगेशन. फाइन. Delegation generally applies to specific tasks. Decentralization applies to a broader distribution of authority and decision making. Fine. Decision making authority is transferred to a lower level, but the ultimate accountability rests with the superior. Fine.